Good morning, friends. I am Mukesh Suman, MSS sir from Motion Kota. Today we are discussing about paper solution of JEE Mains 27 July morning shift. Okay, start करें. 250 gram solution of D-glucose in water contains 10.8% of carbon by weight. 10.8% of carbon by weight. The molality of solution is nearest to. आपको मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m आपको निकालना है. गिवन क्या है आपको? 10.28% कार्बन गिवन है. कार्बन का मास परसेंटेज गिवन है. जो ग्लूकोज के अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसका मास परसेंटेज गिवन है. इससे हम पहले क्या करेंगे? ग्लूकोज का मास कैलकुलेट करेंगे. जब ग्लूकोज का मास कैलकुलेट हो जाएगा तो वो सॉल्यूट होगा. सॉल्यूशन का मास आपको गिवन है, ठीक है. उसमें से आप सॉल्यूट का मास माइनस करके सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लेंगे और आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. किसकी? स्मॉल m मीन्स मोलिलिटी की. बात समझ में आ रही होगी आपको. देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन. यहाँ पर देखिए आप, ये है आपके पास ग्लूकोज, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना, और मास ऑफ ग्लूकोज. देखो जो आपके पास ग्लूकोज है ना, यहाँ पर 180 ग्राम इसका मोलर मास आएगा और कार्बन का मास कितना आएगा? यहाँ पर 72 ग्राम आएगा. बात समझ में आ रही होगी आपको. ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. ये आपको गिवन है. मास ऑफ सॉल्यूशन भी है आपके पास, तो क्या मास ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं. इस तरीके से यहाँ पर आप मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 27 ग्राम. बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको. उसके बाद में क्या निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन है तो उससे क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ ग्लूकोज आप निकाल सकते हैं. कैसे? देखो जब 70 यहाँ पर क्या निकालना है? मास ऑफ कार्बन है आपके पास 27 ग्राम. इससे क्या निकालना है? मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है. देखिए आप 72 ग्राम जब आपके पास कार्बन है तब 180 ग्राम क्या होगा? ग्लूकोज होगा. जब आपके पास 27 ग्राम कार्बन होगा तब आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 27 ग्राम क्या होगा? ग्लूकोज होगा. आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67.5 ग्राम ग्लूकोज का मास आ गया आपके पास. जब ग्लूकोज का मास आ गया तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना. कैसे? डिवाइडेड बाय मोलर मास. आपने क्या किया? 67.5 पे उसको डिवाइड करेंगे 180 से तो आपके पास क्या आ गया? मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया. फिर क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे. कैसे निकाला? जो सॉल्यूशन का मास आपको गिवन है कितना? 250 ग्राम. उसमें से सॉल्यूट का माइनस किया. सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज. कितना आ रहा है वो? 67.5 ग्राम को माइनस करने पर आपके पास सॉल्वेंट का मास आपको मिल चुका है. मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे. क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये ग्राम में, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में वैल्यू ये हो जाएगी और आप सोल्व करेंगे तो आपके पास स्मॉल m मीन्स मोलिलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा 2.06. और आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा जाएगा? बी, ठीक है. इसका आंसर कौन सा गया? बी. देखें आप, ये वाला ऑप्शन गया. बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है. ये है अपने पास जो क्वेश्चन देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको गिवन है तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था. तो इस क्वेश्चन को अपन मानेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट. Given below are two statements. Statement first, O2, copper plus 2 and Fe plus 3 are weakly attracted by a magnetic field and are magnetized in the same direction as a magnetic field. ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं. ऑक्सीजन, कॉपर प्लस 2, 3D9,
Fe+3 3d5। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। NaCl and H2O are weakly magnetized in opposite direction to magnetic field। ये दोनों डायामैग्नेटिक हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, वीकली अपोज होंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल इज assertion ए एंड अदर इज लेबल इज रीजन। ठीक है ना, AR वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। मतलब एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की जब भी बात करते हैं तो नेगेटिव होती है, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जब भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा देन टोटल एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो यहां पर आप देखें एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसा कि अपन बात करें हाइड्रोजन और Li के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आपको पता है यहां पर एज्यूम कर रहा हूं ये आ रही है -x, ये आ रही है -y। तो यहां पर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे ना, यदि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें x और y, मैग्नीट्यूड लेके देखा आपने तो यहां पर आपको किसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। लेकिन यदि साइन के साथ देखेंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो आप देखेंगे एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। मतलब यदि आपको साइन के साथ लेंगे तो आपको पता लग रहा है कि हाइड्रोजन की 2s की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। किसके कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, हालांकि बोर मॉडल यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, फिर भी अपन सोच सकते हैं, यहां पर लगा तो नहीं सकते, फिर सोच तो सकते हैं। एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर, तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आप बता सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सब सेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो आप यहां पर इसका सॉल्यूशन, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम ज्यादा है लिथियम एटम के कंपैरिजन में, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब कोई भी सबसेल की बात करें, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हाइड्रोजन और लिथियम के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या जाएगा, ए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल assertion ए एंड अदर इज लेबल इज रीजन आर। ठीक है, अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब SO2 मोर एफिशिएंटली। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी। ठीक है, अब एक बात बताएं आप, ये क्या है, पोलर गैस है, और CH4 क्या है, नॉन पोलर गैस है। तो किसका एडजॉर्प्शन हाई होगा, SO2 का। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां पर, और आप देख सकते हैं असर्शन यहां पर ए क्या है, करेक्ट है। रीजन देखो आप, gases with lower critical temperature are readily adsorbed by activated charcoal। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका एडजॉर्प्शन इजीली होगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा कब होगा, जब पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी हाई होगी तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा। देखें आप यहाँ पे, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ गैस, और क्रिटिकल टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो एक बात बताएं, एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है? SO2 का ज्यादा है। CH4 का क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि नॉन पोलर है और SO2 क्या है? पोलर है। तो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का हाई होगा और CH4 का क्या होगा? कम होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो टेम्परेचर होता है कौन सा? मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, जिस पर आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आप देखेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हायर एडजॉर्प्शन, दिस इज रॉन्ग। तो ये ए तो सही है लेकिन आर क्या है? रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सा आंसर जाएगा। देखें, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये है आपके पास ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आपका आंसर क्या गया होगा? सी गया होगा। क्या गया है यहां पर आंसर? सी गया है। तो आप देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और एडजॉर्प्शन टॉपिक से यहां पर लिया गया है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगता है आपका एक करेक्ट गया होगा। नेक्स्ट, boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. Relative आपको बताना है द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट ऑफ A एंड B, ठीक है। तो A है आपके पास 4A, ठीक है। तो क्या आएगा? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी आपके पास क्या है? 2% एक्वस सॉल्यूशन है, तो 2 मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम आ जाएगा अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ A, जिसको मैंने MA लिख दिया, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, डिवाइड में आएगा। तो यहां पर सॉल्वेंट का मास कितना आएगा? 2% तो आपके पास सोल्यूट हो गया, 100 ग्राम आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट का मास आएगा वो 98 आएगा। ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया, जिसको मैंने ऊपर लिख दिया। ये ए के लिए है। अच्छा, डेल्टा TB बी के लिए क्या आएगा बताएं? KB वही एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और आप देखेंगे 8 अपॉन MB, सॉल्यूट कितना होगा? 8 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आएगा? 100 माइनस 8, 92 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखेंगे ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 1000 से मैं डिवाइड करूंगा, मैंने इसको ऊपर लिख दिया। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे? देखो इक्वल है, ये दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा TB A इज इक्वल टू डेल्टा TB B। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखेंगे तो KB से KB कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन MA, मोलर मास ऑफ A 1000, 98 इज इक्वल टू 8 अपॉन MB 1000 अपॉन 92। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, ठीक है ना, तो ये आएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तब आप, तो MB इज इक्वल टू 4.2 MA के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन जा सकता है यहां पर, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर बी ऑप्शन जाना चाहिए। तो MB इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 MA, ये वाला ऑप्शन अपन यहां पर देने वाले हैं, और आपका आंसर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
और आप देख सकते हैं डेल्टा टी बी की वैल्यू आपको बराबर करनी है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू मोलेलिटी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन है आपके पास इजी। The incorrect statement is the first ionization enthalpy of potassium is less than that of sodium and lithium. करेक्ट है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। Xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its group. जीनोन की अपने ग्रुप में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 38। 37 एटॉमिक नंबर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी 38 एटॉमिक नंबर से कम हो गई, क्योंकि 38 वाले का जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम का हायर देन कह रहे हैं दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, किससे, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, जिंक से। जिंक से कम होता है गैलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि जिंक में से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कौन से, ऑर्बिटल। जिंक में 4s2 से निकालेंगे, गैलियम में 4p1 से। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जिंक का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम से ज़्यादा होगा। Which of the following methods are not used to refine any metal? रिफाइनिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं मेटल के, एनसीईआरटी में दिए हैं। लिक्वेशन से करते हैं रिफाइनिंग, करेक्ट है। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन से रिफाइनिंग नहीं करते। कैल्सिनेशन से तो क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ही रिफाइनिंग का, तो ए हो गया, सी हो गया। लीचिंग, लीचिंग से और का कंसंट्रेशन करते हैं, रिफाइनिंग नहीं करते मेटल का, तो नहीं होगा ये। डिस्टिलेशन से भी करते हैं रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग के लिए ये प्रोसेस यूज में लाएंगे, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टिलेशन, ये नहीं लाएंगे कैल्सिनेशन, लीचिंग। ये रोस्टिंग के लिए, सॉरी, ये तो ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए होता है, और ये और के कंसंट्रेशन के लिए। तो नॉट यूज्ड पूछा है ना, तो ये तो यूज्ड हो गए, नॉट यूज्ड में आ गया बी एंड डी, ये आंसर होगा। Hydrogen peroxide can act as an oxidizing agent in both acidic and basic condition, करेक्ट है। एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। फिर कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लोअर देन दैट ऑफ D2O। ये आप मास से देख सकते हो, H2O2 का मास ज़्यादा है और D2O का मास कम है, इसलिए H2O2 की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लोअर नहीं होगी। स्टेटमेंट सेकंड इसका इनकरेक्ट है। द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर, करेक्ट है। दोनों में क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बनती है क्लोराइड में, दोनों के क्लोराइड में क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगी, बेरिलियम भी बनाएगा और एल्यूमिनियम भी बनाएगा। ये दोनों में क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगी, AlCl3 में भी बनेगी। ये दोनों में बन जाएगी ब्रिज स्ट्रक्चर। आगे क्या कह रहे हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्ट एज अ लुइस बेस, गलत है ये लुइस बेस नहीं होते, ये लुइस एसिड होते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इनके पास, इनके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल हैं, लुइस बेस तो कैसे होंगे, लुइस एसिड होंगे।
तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है। हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट एंड एल्यूमिनेट आयन, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड एल्कली के एक्सेस में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। Which oxo acid of phosphorus has the highest number of oxygen atom present in its chemical formula? तो फार्मूला देख लो, पायरो फॉस्फोरस एसिड H4P2O5 5 ऑक्सीजन एटम है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 6 ऑक्सीजन एटम है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 4 ऑक्सीजन एटम है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 7 ऑक्सीजन एटम है। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन एटम इसी में होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट, आयरन थर्ड कैटालिस्ट एसिडिफाइड K2Cr27 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I- to I2 इंडिपेंडेंटली। Fe+3 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा इसे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है आयोडीन से, I-I2 से, इसलिए ये नहीं कर पाएगा। ये दोनों तो कर देंगे I- को I2 में ऑक्सीडाइज। मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, करेक्ट है। MnO4 2- पैरामैग्नेटिक होता है। तो MnO4 2-, Mn का ऑक्सीडेशन +6 है, 3d1, इसमें एक d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। ये दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो p-d पाई बॉन्ड होंगे, इसके d ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व p-p बॉन्डिंग, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O बॉन्ड इन Mn2O7। Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनेगा ये MnOMn और ये डबल बॉन्ड बनेंगे Mn डबल बॉन्ड O बनेंगे टोटल 6। Mn2O4 नहीं है, Mn2O7 है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, दो लिस्ट यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में दे रखा है पॉल्यूटेंट और सेकंड में दे रखे हैं डिजीज़ या फिर सिकनेस। रिलेट करना है कि किसके कारण क्या डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए इस केस में जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये काफ़ी हम लोग कॉमनली सुनते हैं कि अगर वाटर में फ्लोराइड्स अगर ज़्यादा हैं तो टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, टीथ ब्राउन हो जाते हैं, बोन्स वगैरह में भी बैंड आ जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लोराइड है, इसका आंसर फ्लोराइड का हो जाएगा ब्राउन ऑफ मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये इसके सॉल्यूशंस है। सल्फेट की अगर वैल्यू 500 ppm से ज़्यादा है तो इस केस में जो डिजीज होती है वो तो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द हो सकता है या फिर डायरिया की भी शिकायत इसमें हो सकती है। तो डेफिनेटली सल्फेट के कारण जो डिजीज़ है वो है, उसको हम कहते हैं लैक्सेटिव इफेक्ट। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट में होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। लेड के कारण किडनीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड फ्लोराइड का जैसे मैंने अभी बताया टीथ की और बोन्स की प्रॉब्लम होती है। तो इन सबको अगर हम रिलेट करें तो करेक्ट आंसर जो इसका यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए ये रहा इसका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन ए में दे रखा है 6 एनुलिन दैट इज बेंजीन, बेंजीन का एक नाम और होता है 6 एनुलिन, 8 एनुलिन एंड सिस 10 एनुलिन आर रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक। बेंजीन के लिए एरोमेटिक बिल्कुल सही बोल रखा है। उसके बाद सेकंड दे रखा है नॉट एरोमेटिक, ठीक है, ये भी करेक्ट है कि ये भी नॉट एरोमेटिक है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि ये वाला एरोमेटिक है, जबकि ये गलत है।
ये वाला मॉलिक्यूल, इसको 10 एल्यूलिन हम कहते हैं, ये नॉन एरोमेटिक होता है। रीज़न क्या होता है, ये वाला H और ये H, इन दोनों H के बीच में डिस्टेंस कम होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, रिपल्शन से ये दूर हटेंगे, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल प्लेनर ना होकर नॉन प्लेनर हो जाता है। और चूंकि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो डेफिनेटली फिर वो एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो प्लेनर होना ज़रूरी है। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो इसके लिए जो एरोमेटिक वर्ड यहाँ पर दे रखा है वो इनकरेक्ट है। इट मीन्स असर्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है। रीज़न दे रखा है, प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। अभी मैंने कहा एरोमेटिक होने के लिए रेजोनेंस होना ज़रूरी है और रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल प्लेनर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन वाइज हम देखें तो डी ऑप्शन हम देख सकते हैं, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर यहाँ पर जो रीज़न है वो करेक्ट होगा। तो डी यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन में भी है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 एनुलिन टब शेप में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर है। अच्छा, इनमें यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन, इसका रिपल्शन होगा, ये नॉन प्लेनर होंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो दे रखा है ये वाला मॉलिक्यूल, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, वही रिपल्शन के कारण। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है बेंजीन जिस पर एक OH कनेक्ट है और एक CH2 पर OH कनेक्ट है। रिएक्शन हमें कराना है HCl के साथ, हीट भी दे रखा है, A बताना है। A का रिएक्शन जब NaI से करें तो B क्या बनेगा, हमें इसमें फाइनल प्रोडक्ट की बात करनी है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ये जो बेंजीन है इससे अटैच्ड OH है, तो ये तो फिनोलिक ग्रुप होगा। फिनोलिक ग्रुप होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, जबकि यहाँ पर ये OH इनडायरेक्टली बेंजीन से कनेक्ट है। इट मीन्स O का लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। तो डेफिनेटली इस O के रेस्पेक्ट में इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डेफिनेटली वीक होगी। तो यहाँ पर जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो फिनोलिक ग्रुप HCl से रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन अल्कोहलिक ग्रुप HCl से रिएक्शन शो करेगा। कैसे करेगा जरा देखिए, ये रहा इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। ये जो CH2OH है इसका लोन पेयर यहाँ पर पहले H+ से बॉन्ड बनाएगा, H+ से बॉन्ड बनाएगा तो ये H2O में कन्वर्ट होगा। H2O एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, लीव करेगा तो इस CH2 से अटैच्ड कौन होगा, Cl। तो यहाँ पर ये CH2Cl ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रिएक्शन विद SNI, मतलब SN2 रिएक्शन है, NaI से हमें रिएक्शन करवाना है। तो इस केस में क्या होगा, ये I- C पर चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव, बिकॉज इससे क्लोरीन यहाँ पे कनेक्ट है। तो I- C पर अटैक करके यहाँ से Cl को लीव कर देगा और डेफिनेटली यहाँ पर I आ जाएगा और इस OH पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो दे रखा है यहाँ पर यही इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। और अगर ऑप्शन वाइज हम देखें तो इसका जो ऑप्शन ए है यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पॉलीमर से। देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप यहाँ पर दे रखा है और हमें यहाँ पर ये जो पॉलीमर्स हैं और जो कमर्शियल इनका नेम है उससे हमें इनको रिलेट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये हमको पता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से जब पहले हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एक लीनियर पॉलीमर बनता है जिसका नाम होता है नोवेलेक। और ये क्वेश्चन पॉलीमर से पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से जो उसका पॉलीमर कमर्शियल जो नेम होगा वो हो जाएगा नोवेलेक। देखिए ये रहा इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। ए ऑप्शन की बात करें, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से पहले ये और इस टाइप का बनता है और इनसे ये पहले बनता है नोवेलेक। ये एक लीनियर पॉलीमर होता है। हाँ, इसका फर्दर अगर इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं बैकेलाइट। बट चूंकि हमें यहाँ पर नोवेलेक दे रखा है तो नोवेलेक इसका आंसर होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड ये दे रखा है स्टाइरीन। इसके पॉलीमर से बनता है ब्यूना एस, फुल नेम इसका होता है ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें कंपाउंड दे रखा है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम ग्लाइकोल से करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल से,
तो इस टाइप का ये पॉलिएस्टर बनता है जिसका नाम होता है ग्लिप्टल। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये होता है, इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये हमने लिखा COOH, दिस इज टेरेप्थेलिक एसिड, और विद इथाइलिन ग्लाइकॉल से जब रिएक्शन करते हैं इसमें भी पॉलिएस्टर ही बनता है, लेकिन पोजीशन इसका होता है 1,4 और इसका नेम होता है डेक्रोन। तो इसका जो नेम होगा वो ब्यूना एस, इसका नेम ग्लिप्टल, इसका नेम हो जाता है डेक्रोन। तो अगर हम ये सब यहाँ पर मैच करें तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है यहाँ पर, अ शुगर एक्स dehydrates very slowly under acidic condition to give furfural, which on further reaction with resorcinol gives the colored product after sometimes sugar X is। बताना है कि इसमें sugar X क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है एल्डो पेंटोज, बी एल्डो टेट्रोज, सी ऑक्जेलिक एसिड, डी कीटो टेट्रोज। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये बायोमोलिकुल से लिया हुआ टेस्ट है जिसमें हम एक टेस्ट की बात करते हैं, सेल्विनॉफ टेस्ट। सेल्विनॉफ टेस्ट बेसिकली जो टेस्ट होता है वो किसका टेस्ट होता है, एल्डोस का एंड कीटोस का। जब इनको हीट करते हैं तो कीटोस का डिहाइड्रेशन फास्ट होता है जबकि एल्डोस का डिहाइड्रेशन थोड़ा स्लो होता है। क्योंकि यहाँ पर स्लो की ही बात की जा रही है तो देखिए इस केस में जो प्रॉपर आंसर होता है वो है एल्डो पेंटोस। ये मॉलिक्यूल लिया, इसको जब एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहले मॉलिक्यूल बनता है फर्फ्यूरल, और इस फर्फ्यूरल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में इस कंपाउंड से करते हैं, इसका नेम होता है रिसोर्सिनॉल। इससे बनता है एक रेड कलर प्रोडक्ट। तो चूंकि जो रिएक्शन का क्वेश्चन गिवन है, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है ये पूरा उसको मैच कर रहा है। लास्ट में जो दे रखा है कलर प्रोडक्ट, बेसिकली वो रेड कलर प्रोडक्ट ही होता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेंटोस, और पेंटोस भी कौन सा, एल्डो पेंटोस, नॉट कीटो पेंटोस। स्लोली हीटिंग की बात की जा रही है तो एल्डो पेंटोस जो होता है स्लोली हीट करने पर ही डिहाइड्रेशन इसका होता है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एल्डो पेंटोस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में यहाँ पर कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स गिवन है और लिस्ट 2 में यहाँ पर इनके यूजेस वगैरह हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपाउंड हमें ये दे रखा है और बताना लिस्ट 2 में एंटी डिप्रेजेंट बी, यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, लिखा हुआ है 550 टाइम्स स्वीटर देन कैन शुगर। उसके बाद कंपाउंड सी यहाँ पर दे रखा है इस टाइप का, और थर्ड लिखा हुआ है इसमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और डी यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है जिसका दे रखा है एंटीसेप्टिक। अब बताना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस केस में यहाँ पर देखिए ये इसका सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में कंपाउंड ए दे रखा है बेसिकली इसका यूज होता है मॉर्फिन में, रिड्यूस द पेन हैंस इट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। सेकेंड नंबर बी है, इसका नाम होता है क्लोरोजाइलिनॉल। डिटोल में ये यूज में आता है, डिटोल में, और डिटोल हम सबको पता है एंटीसेप्टिक होता है। तो इसका नेम है क्लोरोजाइलिनॉल, इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सी ये कंपाउंड दे रखा है फेनिलाइज इसको कहते हैं, यूज्ड एज ए एंटी डिप्रेजेंट। और डी यहाँ पर कंपाउंड है, इसका नेम होता है सैकरीन, इज 550 टाइम्स मोर स्वीटनर देन कैन शुगर। तो इन सबको अगर हम लिस्ट वाइज यहाँ पर कंपेयर करें तो हम देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ये होगा। तो डेफिनेटली यही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। In a Carius method of estimation of halogen, 0.45 gram of an organic compound gave 0.36 gram of AgBr. Find out the percentage of bromine in compound. ठीक है ना, ब्रोमीन की परसेंटेज आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड आउट करनी है। तो भाई जैसे आपके पास Br था, ठीक है, उस Br को आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था
उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा करके आपने इसको AgBr में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब AgBr है तो यहां पर अपन क्या करेंगे, AgBr इतना दे रहा है, इसके मोल्स निकाल लेंगे। जितने AgBr के मोल होंगे Br एटम के भी उतने ही मोल्स होंगे, ठीक है। फिर उसको मोलर मास जो है आपके पास, एटॉमिक मास Br का 80 है, 80 है, उससे मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लेंगे, टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। देखो आप इसका सॉल्यूशन, अप्रोच समझ में आनी चाहिए बस। AgNO3 और Br माइनस AgBr बना रहा है। ये Br माइनस कहां से मिल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर Br की परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप। मास ऑफ AgBr ये गिवन है, मोलर मास ऑफ AgBr, Ag का होता है 108 एटॉमिक मास और Br का होता है 80, आपके पास 188 ग्राम आ जाएगा। मोल्स ऑफ AgBr निकाल लेंगे, गिवन मास ऑफ AgBr कितना है 0.36 डिवाइडेड बाय मोलर मास 188 ग्राम। मोल्स ऑफ AgBr आ गया आपके पास, मोल्स ऑफ Br भी उतना ही होगा। मास ऑफ Br निकालने के लिए Br के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे जो 80 के बराबर है। परसेंटेज ऑफ Br निकालने के लिए मास ऑफ Br अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें मास ऑफ Br कितना है बताओ, ये वाला है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.45 ग्राम आपको गिवन है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 34% के आसपास आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर कौन सा चला जाएगा, ए। क्लियर है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन है आपके पास स्मॉल कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना, एस्टिमेशन ऑफ जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पर इसको देखना है। ये क्वेश्चन है आपके पास इजी, यदि इसका लेवल देखें तो इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। दे रखा है उसमें नंबर 1 ए में बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, और इधर दे रखा है टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। बी यहाँ पर दे रखा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इधर दे रखा एंटी सेडजेफ। सी दे रखा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। डी दे रखा हॉफमैन ओरिएंटेशन। इधर थर्ड दे रखा हिंसबर्ग रिएजेंट, और फोर्थ नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि जो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, ये क्वेश्चन तो कई बार पहले भी आ चुका है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है जिसका यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के टेस्ट में, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, नंबर 3 हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, एक कम कार्बन का इसमें अमाइन बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके आंसर्स की बात करें तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या दे रखा है ए में, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड का रिलेशन किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट इसका नाम होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ओके। सेकेंड नंबर बी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट रिएक्शंस, ओके। ये अमाइड का रिएक्शन जब K2 और साथ में NaOH से करते हैं, इस केस में ये K2 नहीं होता है, ये एक्चुअल में ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से करते हैं NaOH के प्रेजेंस में। तो इस केस में बनता है RNH2, 1 डिग्री अमाइन बनता है, और साथ में ये प्रोडक्ट्स भी इसमें बनते हैं। नेक्स्ट नंबर सी आता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है, देखिए RNH2 रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस से बनता है RNC, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, तो इसका नाम होता है कार्बिल, इसका हम जो कह सकते हैं दिस इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और ये प्राइमरी अमाइन का टेस्ट भी होता है। और लास्ट में है डी ऑप्शन हॉफमैन ओरिएंटेशन। तो याद है कई रिएक्शंस में हम लोग बात करते हैं, इसमें हॉफमैन एल्कीन बनेगा, इसमें सेडजेफ एल्कीन बनेगा। तो बेसिकली जो हॉफमैन ओरिएंटेशन है वो सेडजेफ का अपोजिट हम कह सकते हैं, तो इसलिए नाम यहाँ पर दे रखा है एंटी सेडजेफ रूल। तो अगर ये सब हम मैच करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का यहाँ पर मैंने बताया थर्ड, बी का नंबर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ,
ठीक है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, ठीक है। और सी का हो जाएगा टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, और हॉफमैन का हम कह सकते हैं यहाँ पर एंटी सेडजेफ। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 20 ml of 0.02 m K2Cr2O7 solution is used for the titration of 10 ml Fe+2 solution in acidic medium. Molarity of Fe+2 solution आपको बताना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं टाइट्रेशन के अंदर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? इक्विवेलेंट बराबर करने हैं ना, तो देखो आप यहां पर इसका सॉल्यूशन है K2Cr2O7 में जो आपके पास डाइक्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट होगा +3 में, +6 से +3 में जाएगा। तो 2 क्रोमियम है तो 1 के लिए 3 का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज आएगा, 6 का चेंज आएगा। ठीक है, Fe+2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो यहां पर 1 का चेंज आएगा। तो +2 जो Fe है वो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका इनफेक्टर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और जो आपके पास डाइक्रोमेट आयन है उसका इनफेक्टर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहां पर इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिए। तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। नॉर्मलिटी को क्या लिखा जा सकता है, M1 इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना। उसी तरीके से नॉर्मलिटी आपके पास सेकेंड वाली को, ठीक है, M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2। आपको K2Cr2O7 के लिए गिवन है 0.02, एन फैक्टर आपने 6 यहां से कैलकुलेट कर लिया, 20 ml गिवन है। सेकेंड वाला जो Fe+2 इसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, इसका एन फैक्टर कितना मिला, 1, +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। वॉल्यूम कितना है, 10। M2 आप देखेंगे ये आएगा, और 10 की पावर -2 की फॉर्म में देखेंगे तो आपके पास 24 आंसर जाएगा। इंटीजर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं मॉडरेट। क्वेश्चन है अपने पास NO + 2H2 से आपके पास N2 + 2H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है H2 का, और इनिशियल प्रेशर आपको NO का दे रखा है, और आपको यहाँ पर दे रखा है इनिशियल रेट। ठीक है, तो देखो ये है आपके पास, आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO, NO के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो भाई देखो NO के रेस्पेक्ट में बताना है, तो आपको H2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होगा। तो यहां पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, इसको आपने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, पहले 40 था पहली रिएक्शन में, फिर इसका आपने क्या कर दिया, 20.1 कर दिया, जो पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है इनिशियल वाला। तो इसका जो आपके पास इनिशियल जो रेट है ना, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, आप देखें ये है 0.135 से 0.033 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखें इसका सॉल्यूशन, पहले वाला रेट, ठीक है ना, K40 पार्शियल प्रेशर दे रखा है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, और पावर कितना लिख दिया मैंने, N लिख दिया, रेट आपको ये दे रखा है। ठीक है, रेट सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आपके पास NO की जो पार्शियल प्रेशर है वो है 20.1, वो लिख दिया यहां पर, और यहां पर ये K रेट कांस्टेंट है ही, पावर N लगा दी। ठीक है, इक्वेशन 1/2 1/2 का आपने इसको कर दिया। तो आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो N की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि आपके सामने है। ये क्वेश्चन है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है ना, वहां से ये क्वेश्चन निकला है अपना। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है अपने पास मॉडरेट, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। Among the following, the number of oxide which are
पैरामैग्नेटिक इन नेचर इज। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या स्पीसीज होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें देख लो ऑड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं। Na2O ये तो डायामैग्नेटिक होगा, KO2 होगा पैरामैग्नेटिक, NO2 पैरामैग्नेटिक, N2O डायामैग्नेटिक होगा, ClO2 पैरामैग्नेटिक होगा, NO पैरामैग्नेटिक, SO2 और Cl2O डायामैग्नेटिक। अगला है द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी आपको गिवन है 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज आपको गिवन है 500 जूल अपॉन हीटिंग फ्रॉम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको 5000 जूल गिवन है, ठीक है। फ्रॉम टेम्परेचर आपने राइज किया है इसका 300 केल्विन टू 500 केल्विन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या बताएंगे बताओ। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी लगा देंगे, एन सी वी डेल्टा टी लगा देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए सोचने वाली बात है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी गिवन है। सीपी इक्वल टू क्या होता है सीवी माइनस आर, ठीक है ना, प्लस होता है यहां पर। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस आर, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात यहां पर की जा रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखो आप यहां पे इसका सॉल्यूशन। सीपीए होता है मोलर हीट कैपेसिटी, सीपीएम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवीएम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखिए आप यहां पर सीवीएम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको ये मिली। आर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, ये किस में जूल में, तो ये वाली वैल्यू भी आपको आर की वैल्यू किस में पुट करनी है जूल में। तो अब आप देखेंगे आपको ये सीवीएम की वैल्यू आपको मिल चुकी है। उसके बाद में क्या करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम डी टी लगा देंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे और एन आपके पास कितना मिल रहा है 2। मतलब यहां पर आपका आंसर कितना गया 2, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है अपने पास ये है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एनसीवीडीटी देखो आपको क्या सीपी दे रखा था और उससे सीवी निकालना था, बाकी एनसीवीडीटी इस क्वेश्चन को अपन मानेंगे मॉडरेट। क्यों, क्योंकि सीपी दे रखा है और आपको सीवी निकालना है। और यदि डायरेक्ट सीवी दे रखा होता तो इस क्वेश्चन को अपन मानते इजी। क्लियर है। नेक्स्ट, According to molecular orbital theory, number of species ion from the following having identical order. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 इलेक्ट्रॉन है 2, 15 इलेक्ट्रॉन है 2.5, इसमें फिर 14 इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 मॉलिक्यूल है जिनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8310 केल्विन द सोल्यूबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर इतना है। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2 आपको बताना है इस फॉर्म में। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको इस फॉर्म में बतानी है। सोल्यूबिलिटी कितनी है भाई, सोल्यूबिलिटी आपको कितनी गिवन है 2.34 इंटू 10⁻³ ग्राम पर 100 ml। अच्छा 1000 ml के अंदर कितना होगा, आप कहोगे सर 2.34 इंटू 10⁻² ग्राम पर 1000 ml। बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं ये अपने पास मिल गया, ठीक है। अब क्या करें, ये है आपके पास ग्राम में, CaF2 के मोलर मास से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मोल में मिल जाएगी। अब आपके पास ये है Ab2 टाइप का सॉल्यूशन है। Ab2 टाइप का जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो यहां पर इसका होता है KSP इक्वल टू क्या होता है 4s³ होता है।
निकाल लेंगे KSP की वैल्यू। बात समझ में आ रही होगी आपको। 100 में दे रखा है, 1000 में इतना हो जाएगा, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी मोल पर लीटर में, और यहाँ पर 4s³ लगा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। देखो आप, सॉल्युबिलिटी ये गिवन है, तो 1000 में इतनी हो जाएगी, मोल पर लीटर मोलर मास से डिवाइड करने के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। KSP ऑफ CaF2 4s³ के बराबर होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब देखो उसके बाद में आपको किसकी फॉर्म में ये आ रहा है, 108 इंटू 10⁻⁻12 -8 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा। अब सोचो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, नियरेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 0। क्या गया आपका आंसर, 0। ये क्वेश्चन है अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम का और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं मॉडरेट, ठीक है। मुझे लगता है आपका एक क्वेश्चन सही गया होगा। The conductivity of a solution of complex with formula COCl3 NH3 का whole 4 correspond to 1:1 electrolyte. Then the primary valency of central metal ion is. तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताना है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है सेंट्रल मेटल आयन की? प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 होगी। In the titration of KMnO4 and oxalic acid in acidic medium, the change in oxidation number of carbon at the end point is. ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करेंगे KMnO4 से, MnO4 माइनस +7 में से +2 में जाएगा, और जो आपका ऑक्जेलेट है Cr2O4, इसमें Cr2O4 में C2O4 2 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन होगा 3 से चेंज होकर यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ये, और खास बात ये है कि ये ऑप्टिकल प्योरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एन्शियोमेरिक मिक्सचर इज +12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस आइसोमर इज +30 डिग्री। द ऑप्टिकल प्योरिटी इज, बताना है कि इसका ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं इस टाइप से। ये दे रखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी एन्शियोमेरिक मिक्सचर, ये हमको गिवन है कि जो मिक्सचर है उसका ऑप्टिकल रोटेशन हमें गिवन है 12.6 डिग्री, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस आइसोमर मतलब प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है वो दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमको बताना है ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई रोटेशन ऑफ प्योर एन्शियोमर इन 200। तो अगर ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू दे रखा है +12.6, प्योर एन्शियोमर का वैल्यू दे रखा है +30 डिग्री, इन 200 करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है यहाँ पर 42। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्टिकल प्योरिटी होगा वो हो जाएगा 42। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो 42 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन दे रखा है। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम ओलियम से करते हैं तो पहले कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद NaOH से रिएक्शन करें तो कंपाउंड बन जाता है फिनॉल एसिडिक मीडियम में। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन। क्वेश्चन दे रखा है द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज 60%, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका यील्ड है 60%। ओके, एंड दैट ऑफ रिएक्शन सेकंड इज 50%। द ओवरऑल यील्ड ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज परसेंटेज बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। जब फर्स्ट रिएक्शन का हमें दे रखा है, अगर मान लीजिए ये 100% है तो इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका यील्ड 60% है,
तो इसका हमने मान लिया 60%। ओके, अब उसके बाद दे रखा है सेकेंड रिएक्शन का यील्ड 50% है, तो 60% का 50% कितना हो गया, यहां पर हो गया 30%। तो अगर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो परसेंटेज यील्ड होगा वो हो जाएगा 30%। तो 30 ही इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा।